जमींदारी सिस्टम और लैंड सेटलमेंट, जब भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम आए ना, आप बस माइंड में जमींदार याद कर लें, जमींदारी सिस्टम, आप कभी कुछ नहीं भूलोगे। ओके, और लगान आपको आती है, ठीक है ना। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज इक्वलेंट टू जमींदारी सिस्टम, समझ में आ गया। तो पहला रीजन ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर क्या है, क्या है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। हेडिंग यही रहेगी, एमसीक्यू में जमींदारी नहीं आएगा, एमसीक्यू में लैंड सेटलमेंट आएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाँ जी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या हुआ करता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ। अब क्या हुआ, चेंज हुआ, क्या हो गया, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। हाँ, अब उनको बोला गया कि आप सेल भी करो मार्केट में। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस ऑफ प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। अब ये बड़ा दिक्कत हो गई है। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि फार्मर्स के पास खाने के लिए नहीं था और रॉ मटेरियल में देने के लिए, इंडस्ट्रीज को देने के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं था। अब वो यहीं से रीज़न निकल के आया। क्या निकल के आया, सुनो ज़रा। जो फार्मर्स है ना, उनको लालच दिया गया कि आपको ज़्यादा पैसा देंगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हम आपको पैसा ज़्यादा देंगे, लेकिन आप फूड क्रॉप ना प्रोड्यूस करके आप क्या प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप। क्या होता है कैश क्रॉप, जूट, कॉटन, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन होती है, जो खाने के काम नहीं आता, बट वो किस काम आता है, और चीज़ों की, जूट वगैरह, अदर प्रोडक्शन में। मेरी बात समझ में आ गई। उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, एक तो दो फायदे हो गए ब्रिटिशर्स को। पहला तो ये जो ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स, तो उनकी इंडस्ट्रीज़ को क्या मिल गया, रॉ मटेरियल। देखो, हमें दो तरह से ड्रॉबैक हुआ, उनको दो तरह से फ़ायदा हुआ। हमने फूड क्रॉप नहीं प्रोड्यूस करी, खाने की किल्लत हो गई। तब तो पहले फेमाइन बहुत आते थे, है ना, सुनते थे ना, इसलिए आते थे, खाने को वो उगाते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो कैश क्रॉप में लगे पड़े हैं। और जो कैश क्रॉप उगाया भी, तो अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं, किसको देने के लिए, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिश को तो डुअल बेनिफिट हुआ। यस, सो हाउएवर इट डिज नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। क्यों, फार्मर्स की कंडीशन से बताओ क्यों नहीं इम्प्रूव हुई। मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए इम्प्रूव नहीं हुई। अब वो फार्मर जो दूसरों को खाना बेचता था, उसे खुद के खाने के लिए खाना परचेज करना पड़ा। समझ में आया। अब वो फूड जो वो खुद प्रोड्यूस करता था, वो उसे खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, उसको वो क्या करना पड़ता था, परचेज, इंपोर्ट भी करना पड़ता था हायर प्राइसेस पे, लेकिन अकल आने में थोड़ी टाइम लगती है। However, this did not improve the economic condition of farmers, because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries. Thus, British rule promoted shifting of crops from food crop to cash crop. तो हमारा नुकसान बट उनका बेनिफिट। आगे आते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वरुण मैम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। और नंबर 2 क्या पढ़ा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे आ जाओ। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी, अभी सुनो ज़रा, इसका भी एक रीज़न है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसलिए थी बेटा, क्योंकि प्रोडक्शन लो था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। टेक्नोलॉजी अच्छी क्यों नहीं थी, आप मुझे बताओ। अगर आप जितना भी अर्न करते हो आपसे छीन लिया जाए, तो आपका मन करेगा मेहनत करने का और कमाने का। तो जब कमा के अपनी जेब में ही नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, ऐसा कमाने की, मेहनत करने का फ़ायदा है कुछ। यही फार्मर्स का था। वो सोचते थे हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो ज़मींदार ले जाता है लगान के तरीके से, तो हम प्रोड्यूस करें या ना करें, फ़र्क कुछ पड़ना है। ये रीज़न था। तो वो क्यों नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्यों पैसा खर्च करेंगे, क्यों ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, क्यों करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वो। सो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स, ना तो उनके पास रिसोर्सेज थे, नॉर एनी इंसेंटिव। वो जो मैंने आपको कहा, मोटिवेशन ही नहीं था उनके पास काम करने का। ना तो क्या था बेटा, मीन्स मतलब रिसोर्स, ना तो उनके पास रिसोर्सेज थे, ना तो उनके पास कोई इरीगेशन फैसिलिटी, केमिकल, फर्टिलाइजर, HYV सीड कुछ नहीं था, और ना ही उनके पास कोई मोटिवेशन था टू प्रोड्यूस मोर। आगे बात समझ में। द जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेजेस। अभी मैंने आपको बताया था ना, जमींदार की जो जमींदार था वो विलेज को बिलोंग नहीं करता था, इसलिए वो बहुत क्या था, क्रूअल। वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड मास एजुकेशन। जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत कम इन्वेस्ट किया था किस पे, एग्रीकल्चर पे, टेक्निकल और मास एजुकेशन पे। सिर्फ उतना इन्वेस्ट किया था जितना उनको ज़रूरी है।
मास एजुकेशन के लिए भाई उनको अपने लिए तो अपने जो थे क्या कहते हैं इसको, अपने आर्मिटेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ अपने अंदर काम करने के लिए क्लर्क वगैरह चाहिए थे, उतने लोगों को पढ़ाया। एग्रीकल्चर में उतना इन्वेस्ट करा जितना उनको बस ज़रूरत लगती थी। समझ में आया? ओके। ऑल दिस मेड इट डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती चली गई और आज तक हम ऊपर नहीं आ पाए उतनी अच्छी तरीके से। अभी बात समझ में? क्या? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा, ना तो फार्मर्स के पास पैसा, ना उनके ऊपर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ब्रिटिशर्स नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी हम आगे पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उनका भी कोई रोल नहीं था। जब तक कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इनके पास पैसा बेचारों के पास कहाँ से आएगा? उस टाइम बैंक तो ऐसा थे नहीं बहुत सच कि हाँ इनको लोन मिल जाएगा जैसे आज है। सो इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। पहले बहुत फ्लड वगैरह आती रहती थी, आज तो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम उतनी नहीं है। पहले क्या है, ज़्यादा सा पानी आया बाढ़ आ रहती थी क्योंकि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम थी। वाटर लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा हुआ करता था। ऑल्दो सम फार्मर्स चेज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कॉमर्शियल क्रॉप। अभी हमने पढ़ा ना, फूड से कॉमर्शियल यानी कि कैश क्रॉप पे आ गए थे। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी नोर एंड इंसेंटिव। कई सारे रीज़न दिए देखो इन्होंने। पहली बात तो रिसोर्सेज थे ही नहीं। दूसरी चीज़, वो कौन सी क्रॉप उगाते थे? कैश क्रॉप, जिसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। उसके अलावा जो टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शॉपकीपर, ये जो भी थे शेयर क्रॉपर्स, उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे ना ही मोटिवेशन था टू प्रोड्यूस मोर। सो दीज आर द रीजन्स फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्लियर, जमींदारी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आ गया, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। जो किस लिए बेनिफिट हुआ था ब्रिटिशर्स को? किस चीज़ के लिए बेनिफिट हुआ था? रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी, उसके अलावा इंसेंटिव नहीं था। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करने वाला कोई भी नहीं था। पहले इतना बताएं यहाँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था ना कि हम लोगों के पास सिल्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये सब था, और वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी ऑयल इंडस्ट्रीज़ भी बंद करवा दी थी। क्यों बंद करवाई थी भाई? अगर हमारे पास अपनी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो हमारे फार्मर्स अपने लोगों को रॉ मटेरियल देंगे कि ब्रिटिशर्स को देंगे? किसको देंगे? तो ताकि प्रॉब्लम आए ना, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? इंडस्ट्रीज ही ख़त्म करा दी कि बैठो भैया आराम से। चलिए अब हम पढ़ते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। British government systematically destroyed Indian handicraft industry and no modern industrial base was allowed to come up। यानी कि वो तो ख़त्म कर दी और ये भी करा कि आगे कोई इंडस्ट्रीज आ भी ना पाए। द प्राइमरी मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया था अभी। पहला क्या था? एक तो हमें क्या बनाना था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। समझ में आ गया? मैंने कहा था ना बार बार पढ़ोगे ये सब चीज़ें। द टू फोल्ड पॉलिसी, कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज द टू फोल्ड पॉलिसी? ऑप्शन में तो याद रखना, टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। चलिए उनका एम क्या था? टू गिव एडवांटेज टू देयर ओन होम कंट्री। किसका होम कंट्री कौन सी? यानी कि ब्रिटेन को। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अभी हमने यहाँ पर कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया, उसका फ़र्क क्या पड़ा? अब मुझे बताओ, कोई भी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा नहीं होगा? अगर मैं कह रही हूँ 85% लोग वहाँ काम करते थे एग्रीकल्चर में, 15% यहाँ भी तो करते थे, तो 15% क्या होगा? सीधा सीधा अनएम्प्लॉयड। और एग्रीकल्चर हमारा ऑलरेडी ओवर क्राउडेड था, वहाँ से उल्टा लोगों को हम शिफ्ट कर सकते थे कहीं और, वहाँ पे और लोगों की जगह नहीं थी। अब ये बहुत ध्यान से सुनना। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन टू वेज। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। द डिप्लेस्ड आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो कहाँ घुस गए? एग्रीकल्चर में, जबकि एग्रीकल्चर हमारा ऑलरेडी मैंने क्या बताया क्या था? ओवर क्राउडेड। कैसा था? दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेजेस एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। यही रीज़न है आज तक आप देखते होंगे हमारी कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? रूरल एरिया में रहती है, और आज भी अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अर्न किससे करती है? लिवलीहुड एग्रीकल्चर से। हेडेक हेडेक इफ़ यू नीड। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पहले कई बार पढ़ लिया। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स कौन करता था? इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स
अब इन्होंने देखो क्या चालाकी करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुनना ज़रा। मैंने आपको पहला वाला क्या बताया, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, चलो जी लोग बेरोज़गार, कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर में। और ये क्या प्रॉब्लम है, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, जो थोड़ा बहुत हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी कर रहे थे, वो भी अब हम लोगों ने परचेज़ करना बंद कर दिया। क्यों? आप मुझे बताओ, आप गए हो मार्केट में बॉटल खरीदने, चलो एक बॉटल ये रही, एक और है, एक जैसी हैं दोनों, एक 25 रुपये की, एक 30 रुपये की, आप कौन सी वाली खरीदोगे? 25 वाली डेफिनेटली। अब दोनों में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं, 25 वाली खरीदेंगे बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर। तो यही हुआ अब हमारे साथ। तो ब्रिटिशर्स उन्होंने क्या चालाकी करी, हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हमारा हैंडमेड चीज़ें, हमेशा आपको पता है ना कि हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड चीज़ें महंगी होती हैं। साड़ी अगर हैंडमेड, ये लहंगा हैंडमेड लेने चले बहुत महंगा होता है, और मशीन का होता है तो वो सस्ता होता है। यही हमारे साथ हुआ। उन्होंने क्या करा, अपने गुड्स बेचने शुरू कर दिए, वो सस्ते थे, टिकाऊ थे, बढ़िया थे क्वालिटी वाइज। हमारे गुड्स क्या थे, ना तो क्वालिटी में उतनी फिनिशिंग थी और महंगे, तो लोगों ने कौन से वाले खरीदने शुरू कर दिए, ब्रिटिशर्स वाले। तो क्या हुआ, बच्ची कुछ डिमांड भी हमारे गुड्स की क्या हो गई, ख़त्म। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड विद द फॉरेन इन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। हमारे गुड्स उसके आगे टिक नहीं पाए। इट रिजल्टेड इन द न्यू डिमांड इन इंडियन consumer market which was not fulfilled through locally made goods. Rather, this demand was profitably met by increasing import of manufactured goods from Britain. जब लोगों की डिमांड बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, आप एक बार अच्छी चीज़ यूज़ कर लोगे, उसके बाद क्या घटिया या उसकी चीप क्वालिटी यूज़ कर पाओगे? नहीं। अब आप आगे अपना गुड यूज़ ही नहीं करोगे, अपनी कंट्री का बना हुआ आपने इम्पोर्ट ही करना है। तो हम दो तरीके से ख़राब हो गए ना, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया हमारे यहाँ पर, दूसरा जो बेचारे थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं उनसे भी हम नहीं खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? उनका डबल बेनिफिट हो गया और हमारा डबल लॉस। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स पता है कौन से होते हैं, पढ़ाया था मैक्रो में, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। कौन से वाले, लाइक मशीन्स, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, सब क्या ही है, कैपिटल गुड्स। क्या होता है कैपिटल गुड्स? मशीनरी, टूल्स, टेक्निक्स, प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ गया? जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल नहीं आएगा इसके अंदर, महंगी वाली चीज़ें, ठीक है। आपको पता ही है आज तक हम लोग टेक्निकली बैकवर्ड है ना, आज भी हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम तो करते ही थे। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। हमारे पास कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, ना ही ब्रिटिशर्स ने प्रमोट करी, भाई वो क्या प्रमोट करेंगे, वो तो हमारे पर रूल करने आए हैं। ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। वो कभी हमारे लिए बनाते कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं, क्यों? वो चाहते थे हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी के लिए, या तो सप्लाई करें कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। हम वो क्या चाहते थे, हम उनसे क्या करें, इम्पोर्ट करें टेक्नोलॉजी। आ गई वाली बात समझ में? लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अभी जीडीपी पढ़ा था ना मैं, लेस देन 2%, याद आ गया? तो जीडीपी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। जीडीपी का मतलब पता है ना क्या होता है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि टोटल वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स की, जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्या हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम बहुत, ना के बराबर, तो जीडीपी क्या होगी, फॉल। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट का बहुत कम रोल था। उन्होंने अपने आप को लिमिट कर रखा था कुछ इंडस्ट्रीज तक, लाइक एटॉमिक पावर, इस टाइप की चीज़ों पर। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। यानी कि कुछ ही चीज़ों पे अपने आप को फोकस कर रखा था गवर्नमेंट ने, बाकी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रखी थी, जो कि किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो क्या वो हमें देते? और हमें उस टाइम किसका सपोर्ट की ज़रूरत थी, पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट की, अपनी गवर्नमेंट की। वो क्यों करेंगे, वो हमारे थोड़ा ना, बट हमारी गवर्नमेंट तो अपनी थी, कम से कम वो सपोर्ट करती, लेकिन उसने भी अपने आप को लिमिट कर रखा था कुछ इंडस्ट्रीज तक, बस वहाँ तक वो सपोर्ट करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ रहे हैं। पहला क्या है बेटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर क्या है बेटा, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर क्या, लैक ऑफ कैपिटल गुड, अभी हमने पढ़ा था, लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इतना क्लियर हुआ?